एवरीवन वेलकम बैक टू माय फाउंडेशन क्लासेस इन एनी टाइम क्लासरूम। तो गैस 8:30 बज चुका है और 8:30 बजे डेली लगाते हो आप लोग एक सेट, ठीक है, जिसमें होते हैं 100 क्वेश्चंस। तो आज हम लोग एक और सेट इसमें करने जा रहे हैं, तो जल्दी से आप सभी आ जाओ क्योंकि ये सेट आपके बिहार ईएसआई एग्जाम जो होने वाला है और बिहार एसआई उन सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और कोई भी एग्जाम जहाँ पे भी जीके पूछा जाएगा उन सभी एग्जाम के लिए ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जल्दी से आप सभी लाइव आ जाओ, उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन पुरुष के इंटरनेशनल वनडे की पहली महिला मैच रेफरी बनी है? पुरुष के इंटरनेशनल वनडे की पहली महिला मैच रेफरी कौन बनी है? कौन बनी है? ये बनी है जीएस लक्ष्मी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय शहर में हाल ही में कृषि सांख्यिकी पर 8वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है? 8वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस चीज का? तो कृषि सांख्यिकी पर। कहाँ आयोजित किया गया? ये किया गया था दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस पुरुष खिलाड़ी ने वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2019 खिताब जीता है? वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2019 इसका खिताब किसने जीता है? इसका खिताब जीता गया है एलियूद किपचोगे द्वारा। इसके द्वारा? एलियूद किपचोगे द्वारा वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2019 का खिताब जीता गया है। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं। तो पंचायती राज में अभी हमारे यहाँ भारत में त्रिस्तरीय प्रणाली को अपनाया गया, ठीक है, जो बलवंत राय मेहता ने पेश किया था। अब आपको ये बताना है कि इस त्रिस्तरीय प्रणाली में क्या क्या आते हैं। क्या क्या आते हैं? इसमें आता है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। क्या क्या आता है? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था किस चीज के अंतर्गत की गई है? किस चीज के अंतर्गत की गई है? तो आपको पता है पंचायती राज सबसे पहले आपको कहाँ उल्लेखित मिलता है? अनुच्छेद 40 में। और ये किस में आता है? ये आता है नीति निर्देशक सिद्धांत में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस संशोधन से सामाजिक धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए थे? सामाजिक धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता, इन शब्दों को कब भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? कब जोड़ा गया था? ये जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, जो हुआ था 1976 में। अगला क्वेश्चन है, वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? वित्त बिल के लिए पूर्व स्वीकृति आवश्यक है, लेकिन किसकी? तो यह है भारत के राष्ट्रपति की। और वित्त बिल है ये कौन डिसाइड करता है? दो क्वेश्चन आते हैं, दोनों में कंफ्यूजन होता है, मैं बार बार बोलता हूँ, इसको क्लियर कर लो। वित्त बिल है यह लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है वो डिसाइड करता है। और जब वित्त बिल डिसाइड हो जाता है यह वित्त बिल है, इसके बाद यह राष्ट्रपति के पास जाता है, फिर वहां पे राष्ट्रपति अपना परमिशन देते हैं, तब उसको लोकसभा में पेश किया जाता है, उसके बाद फिर राज्यसभा में जाता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है वित्त बिल का। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र राज्य राजकोषीय संबंधों के बारे में सुझाव किसके द्वारा दिया जाता है? भारत के राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र राज्य राजकोषीय संबंधों के बारे में सुझाव किसके द्वारा दिया जाता है? किसके द्वारा दिया जाता है? यह दिया जाता है वित्त आयोग के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फाइंडिंग द गैप्स नामक पुस्तक का विमोचन हुआ, जिसके लेखक हैं? फाइंडिंग द गैप्स पुस्तक के लेखक कौन है? फाइंडिंग द गैप्स पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है? यह है साइमन टाफेल। कौन है? साइमन टाफेल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? इन चारों में से बताओ समवर्ती सूची का विषय कौन सा है? कौन सा है? ये आपका शिक्षा, ठीक है, शिक्षा समवर्ती सूची में आता है। कृषि और पुलिस ये दोनों राज्य सूची का है, रक्षा आपका केंद्र सूची का है, लेकिन शिक्षा जो है वह समवर्ती सूची में आता है। अगला क्वेश्चन है, किस हड़प्पा संस्कृति स्थल से खुदाई में घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई है? हड़प्पा के किस स्थल से घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई है? तो ये मैंने पहले बताया हुआ है, घोड़े की अस्थियां कहाँ से प्राप्त हुई है? यह सुतकांगेडोर या सुतकोडरा नामक स्थान से प्राप्त हुई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दांडी मार्च कहाँ से प्रारंभ हुआ था? दांडी मार्च कहाँ से प्रारंभ हुआ था?
तो कहाँ से हुआ था? साबरमती आश्रम से हुआ था। और साबरमती आश्रम कहाँ है? अब ये भी अगर आप लोगों के लिए डिफिकल्ट है तो प्रॉब्लम है। ठीक है, साबरमती आश्रम अहमदाबाद में है। अगला क्वेश्चन है, किस वंश के शासकों ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया? क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किस वंश के शासकों ने किया था? किस वंश के शासकों ने किया था क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग? ये किया गया था शकों के द्वारा। ठीक है, शक, क्षत्रप, रुद्रामन आप पढ़ते हो। ठीक है, तो शकों के द्वारा क्षत्रप प्रणाली यूज किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किसने महात्मा गांधी को भारतीय फकीर की संज्ञा दी थी? भारतीय फकीर की संज्ञा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, आप जानते हो अर्धनंग फकीर। ठीक है, अर्धनंग फकीर महात्मा गांधी को किसने कहा था? जल्दी से मुझे कोई कमेंट में बताओ, बहुत बार आपने पढ़ा हुआ है अर्धनंग फकीर। तो ये कहा गया था विंस्टन चर्चिल के द्वारा। ठीक है, और यह भारतीय फकीर या कहीं कहीं आपको अर्धनंग फकीर भी दिया रहेगा। और ऑप्शन में अगर विंस्टन चर्चिल नहीं है तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा फ्रैंक मोरिस। याद रखना, फ्रैंक मोरिस ने भी गांधी जी को भारतीय फकीर या बोल सकते हो आप अर्धनंग फकीर कहकर पुकारा था। तो दो नाम आपको याद रखना है, विंस्टन चर्चिल और फ्रैंक मोरिस। अगला क्वेश्चन है, बोधिसत्वों का धर्म कहते हैं। बोधिसत्वों का धर्म कहते हैं किसको? बोधिसत्वों का धर्म किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है महायान का। बोधिसत्वों का धर्म महायान को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस कुषाण शासक के सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की हैं? किस कुषाण शासक ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की? कौन सा कुषाण शासक था जिसने सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की है? कौन था वो था कनिष्क। ठीक है, और सबसे अधिक अगर स्वर्ण का बात किया जाए, सबसे अधिक स्वर्ण ये गुप्त काल में इशू हुआ। सबसे शुद्ध सोना अगर आपसे पूछा जाए तो ये कुषाण के काल में हुआ। और सबसे प्रथम बार सोने का सिक्का अगर पूछा जाए आपसे तो यह किसने जारी किया था? यह हिंद यूनानी शासकों ने जारी किया था। ये दो तीन चीजें हैं जो आपसे पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कौन सा ऐसा कुषाण शासक था जिसने सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं चलाए? तो यह है कनिष्क। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया था? राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया था? यह मनाया गया था बंगाल विभाजन लागू होने के दिन। ठीक है, बंगाल विभाजन लागू होने के दिन राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया गया था। और कब विभाजित हो गया था बंगाल? ये हुआ था 16 अक्टूबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखना, 1905। ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजित हुआ था और उस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। ठीक है, और उस वक्त के गवर्नर जनरल कौन थे? जल्दी बताओ कौन थे? वो थे करजन। अगला क्वेश्चन है, हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूटिनी। हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूटिनी नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी? हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूटिनी ये लिखा गया है जी मैसलन के द्वारा। किसके द्वारा? जी मैसलन के द्वारा लिखा गया एक बुक, द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूटिनी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में हिजरी सन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? हिजरी सन किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? ये संबंधित है हजरत मोहम्मद का मक्का से मदीना पलायन से। ठीक है, इसी को कहा गया था हिजरी सन, जब यह मक्का से मदीना चले गए थे हजरत मोहम्मद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था वह कौन सा था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, जल्दी बताओ। महात्मा गांधी को अंग्रेजों के द्वारा एक उपाधि दिया गया था, लेकिन असहयोग आंदोलन के दौरान इन्होंने ये वापस कर दिया। वो क्या था? वो था आपका केसरे हिंद। ठीक है, ये उपाधि इन्होंने वापस किया था। अगला क्वेश्चन है, 1 माइक्रोन बराबर होता है। 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है? अब देखो ये आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान रखकर आंसर करना होगा। ठीक है, नहीं तो आप सब गलती करके निकल जाओगे। अब इसमें से मैक्सिमम बच्चे 0.001 मार के निकल जाओगे। अब यूनिट अगर आप नहीं देखोगे तो आपका आंसर गलत होगा। 0.001 mm होता है। ठीक है, अब यहाँ पे mm है ही नहीं, तो ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। अब दूसरे चीज़ों में भी तो आपको मिल सकता है ना, कभी आपको मीटर में मिल सकता है, कभी सेंटीमीटर में मिल सकता है। तो यहाँ आपका आंसर सेंटीमीटर में है और यह है 0.001। ठीक है, 0.0001 सेंटीमीटर।
ठीक है। 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर, ये याद रखना है। इसके बाद जिस फॉर्म में आपको कन्वर्ट करने दिया जाए आप कन्वर्ट कर लेना। कितना होता है 10⁻⁻6 मीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है तारपीन का तेल निम्नलिखित लकड़ी से निकलता है। तारपीन का तेल किस लकड़ी से निकलता है? तो तारपीन का तेल आपको कहां से मिलता है? ये मिलता है पाइनस ट्री से। अगला क्वेश्चन है मूत्र की प्रकृति होती है। मूत्र की प्रकृति कैसी होती है, एसिडिक या बेसिक? तो देखो जनरली इसको ओवरऑल जो कंसीडर किया गया है वो है एसिडिक, क्योंकि मूत्र का जो पीएच मान होता है वो 4.8 से लेकर 8.4 तक हो सकता है, ठीक है। तो आपका ये एसिडिक भी होता है, आपका ये बेसिक भी होता है, लेकिन जनरली जो इसको कंसिडर किया गया है मोस्टली वह एसिडिक के रूप में इसको कंसिडर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कागज पर पुराने उंगलियों के निशान निम्नलिखित से डेवलप किया जा सकता है। कागज पर पुराने उंगलियों के निशान आप कैसे डेवलप करोगे? ये क्वेश्चन पहले भी आपने पढ़ा है, लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ एरर है और आज उसको आपको रेक्टिफाई करना है, ठीक है। आपको समझ लेना है। आपके ऑप्शन है सिल्वर नाइट्रेट विलियन, निनहाइड्रिन विलियन, आयोडीन धूमन, सार्वत्रिक धूसर चूर्ण यानी यूनिवर्सल ग्रे पाउडर। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस चीज़ से पुराने उंगलियों के निशान को आप डेवलप कर सकते हो। तो देखो सिल्वर नाइट्रेट विलियन यानी सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, इससे भी कर सकते हैं। निनहाइड्रिन विलियन, इससे भी कर सकते हैं। आयोडीन धूमन यानी आयोडीन फ्यूमिंग, इससे भी कर सकते हैं। यानी ये तीनों मेथड बहुत ही ब्रॉडली यूज़ किया जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक तो पहला गलती है, निनहाइड्रिन विलियन का जो फॉर्मूला लिखा हुआ है वो है H2O2, ये गलत था, ठीक है। मैंने इसीलिए इसको रखा है ताकि आपका आपने जो पढ़ा है उसको आप रेक्टिफाई कर लो। इसका फॉर्मूला होता है C9H6O4, पहले ये आप क्लियर कर लेना, ठीक है। दूसरा सार्वत्रिक धूसर चूर्ण जो है यूनिवर्सल ग्रे पाउडर, इसका भी इस्तेमाल किया जाता है उंगलियों के निशान को उभारने के लिए, लेकिन यहाँ पे खासकर पुराने उंगलियों के निशान को दिया हुआ है और चारों के चारों ऑप्शन सही हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन में चेंज करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे किसका उपयोग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग नहीं ऐड करेंगे क्वेश्चन में, ठीक है। और आंसर अपना रखेंगे सार्वत्रिक धूसर चूर्ण, क्योंकि इससे न्यू जो फिंगरप्रिंट है उसको डेवलप किया जाता है, यूज किया जाता है उस चीज में, ठीक है। लेकिन अगर निनहाइड्रिन विलियन के जगह पे सिर्फ H2O2 होता तो आंसर हमारा ये हो जाता है, क्योंकि निनहाइड्रिन सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है C9H6O4। क्लियर है? आपको याद रखना है क्या क्या यूज किया जाता है। तो यूज किया जाता है सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, निनहाइड्रिन सॉल्यूशन और आयोडीन फ्यूमिंग, ये सब मेथड यूज किया जाता है, ठीक है, पुराने उंगलियों को उभारने के लिए। तो क्वेश्चन से आपको सीखना है, जो क्वेश्चन में गलती है उसको मारो गोली, आप यहाँ से सीख के जाओ, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है 50% अल्कोहल है। देखो ये क्वेश्चन भी मैंने बताया हुआ था 50% अल्कोहल क्या हुआ। तो 50% अल्कोहल 100% प्रूफ होता है, ठीक है। यहाँ से अगर आप भूलोगे तो फिर टेंशन वाली चीज़ है, क्योंकि आपको भूलने की बीमारी अच्छी नहीं लगनी चाहिए। चलो क्या है, मैंने बताया था 100% प्रूफ, 200% प्रूफ, ये प्रूफ क्या होता है? तो एक ही चीज़ याद आपको रखना है कि जितना अल्कोहल होगा उसका डबल उसका प्रूफ होगा। यानी अगर 100% प्रूफ है इसका मतलब हो गया उसमें मात्र 50% अल्कोहल है। अगर आप चाहते हो कि 100% अल्कोहल हो तो यह 200% प्रूफ होगा, ठीक है। तो आप याद रखना है, तो आपका 50% अल्कोहल है तो यह हो जाएगा 100% प्रूफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है शरीर में हाइपोकैलेमिया निम्नलिखित की कमी के कारण होता है। हाइपोकैलेमिया किस चीज के कमी के कारण होता है? किस चीज के कमी के कारण होता है? ये होता है पोटासियम के कमी के कारण, ठीक है। हाइपोकैलेमिया किस चीज के कमी के कारण होता है? पोटासियम के कमी के कारण। अगला क्वेश्चन है अब्रक या माइका का मुख्य उपयोग है। अब्रक या माइका का मुख्य उपयोग कहाँ किया जाता है? तो अब्रक या माइका का मुख्य उपयोग बिजली उद्योग में किया जाता है। किस रूप में? तो आप देखते हो जितना भी आपका फ्यूज वगैरह बना हुआ होता है, ठीक है, ये सब अब्रक का ही बना होता है, क्योंकि यह इलेक्ट्रिसिटी का जो है नॉन कंडक्टर है और इसमें आपको शॉक वगैरह नहीं लगता है। तो बिजली के उद्योग में इसको बहुत ही अच्छे से यूज किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर का मुख्यालय कहाँ है? फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय देहरादून में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है टीका एवं साल या टीक और साल, टीका नहीं, टीक और साल किस जंगल के प्रधान वृक्ष होते हैं उसे जाना जाता है?
यानी किस तरह के जंगलों में आपको टीक और साल मेनली मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे आपको, ये मिलेंगे उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ी रूप के वनों के रूप में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस व्यक्ति के नाम पर सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार शुरू किया है। तो केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में अपने देश का एक सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सम्मान शुरू किया है, किसके नाम पर, तो ये क्या गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक किसे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, किया गया, किया जाएगा नहीं, किया गया। ठीक है, तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किसको किया गया है, ये किया गया है अमिताभ बच्चन को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने फीफा बेस्ट प्लेयर 2019 का अवार्ड जीता है। फीफा बेस्ट प्लेयर 2019, इसका अवार्ड किसके द्वारा जीता गया है, ये जीता गया है लियोनेल मेसी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। अंगूरों के पैदावार के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है, तो यह है नासिक, महाराष्ट्र स्थित नासिक शहर अंगूरों के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नवजात शिशुओं में आनुवांशिक रोगों से निपटने हेतु एक पहल का शुभारंभ किया गया है, वह क्या है। तो नवजात शिशुओं में आनुवांशिक रोगों से निपटने हेतु एक पहल का शुभारंभ किया गया है। आपको ये बताना है उस पहल का नाम क्या है। क्या है उस पहल का नाम, उस पहल का नाम है उम्मीद। क्या नाम है, उम्मीद। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता है। किस तरह के मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है, तो ये आपका जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी में आपको कार्बनिक पदार्थों की अधिकता मिलती है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध उंगलियों नुमा झील क्षेत्र कहाँ स्थित है। उंगलियां नुमा झील क्षेत्र यह कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है, यह स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है, किस पेड़ से हम कुनैन प्राप्त करते हैं। आसान सा क्वेश्चन है, कुनैन हम सिनकोना की छाल से प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य आलू का सबसे बड़ा उत्पादक है। आलू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, यह है उत्तर प्रदेश, जो सबसे अधिक आलू प्रोड्यूस करता है। अगला क्वेश्चन है, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा कहाँ स्थित है। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा यह कहाँ स्थित है, तो यह बिहार में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मृदभीद है। कौन सा पौधा इसमें मृदभीद यानी जीरोफाइट है, कौन सा पौधा है वो, जल्दी बताओ कौन सा पौधा है। ये पौधा है करील का। कौन सा पौधा है, करील का, जो मृदभीद है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस किस्म के कॉफी का उत्पादन किया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, भारत में देखो कॉफी का तो प्रोडक्शन होता ही होता है, लेकिन आपको ये बताना है किस किस्म का प्रोडक्शन सबसे अधिक आपको देखने को मिलेगा। यह है अरेबिका कॉफी। कौन सा कॉफी है, अरेबिका कॉफी, जिसका प्रोडक्शन सबसे अधिक भारत में देखने को आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में अरहर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। अरहर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, ऐसे अगर दाल के बारे में आपसे पूछा जाए तो दाल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है एमपी, ओवरऑल जितने भी दाल होते हैं। ठीक है, लेकिन अरहर का अगर बात किया जाए तो अरहर का सबसे बड़ा उत्पादक है महाराष्ट्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, झीलों की नगरी के उपनाम से प्रसिद्ध राजनयी शहर कौन सा है। ठीक है, झीलों की नगरी उपनाम से प्रसिद्ध शहर कौन सा है, यह है उदयपुर, जिसको झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कच्चे रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक। तो कच्चे रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, यह है कर्नाटक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कृषि कार्य प्रणालियों में से कौन सी एक पारिस्थितिक मित्र है। इसमें से आपको ये बताना है पारिस्थितिक मित्र यानी आपका इकोसिस्टम फ्रेंडली या इकोसिस्टम का दोस्त, इसमें से आप किसको, किस तरह के कृषि कार्य को बोलोगे, किसको बोलोगे, यह है कार्बनिक खेती। ठीक है, जो भी आपका कार्बनिक खेती है यानी आप ऑर्गेनिक फार्मिंग अगर करते हो तो उसको हम लोग इकोसिस्टम फ्रेंडली बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, तो भारत में काजू सबसे अधिक कहाँ उत्पादित होता है, तो काजू का सबसे अधिक उत्पादन भारत में महाराष्ट्र में होता है।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एमी अवार्ड्स 2019 की घोषणा हुई जिसमें किसे सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का अवार्ड दिया गया। तो एमी अवार्ड 2019 में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का अवार्ड गेम्स ऑफ थ्रोन्स को दिया गया। किसको दिया गया? गेम ऑफ थ्रोन्स को। अगला क्वेश्चन है, सिंधु गंगा के मैदान की नई जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? सिंधु गंगा की मैदान की नई जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से हम लोग जानते हैं? किस नाम से जानते हैं? खादड़ के नाम से। देखो, दो तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, नई जलोढ़ मिट्टी और पुरानी जलोढ़ मिट्टी। तो पुरानी को बोलते हैं बांगर और नई को बोलते हैं खादड़। अगला क्वेश्चन है, कुफरी चमत्कार किस फसल की प्रजाति है? कुफरी चमत्कार, कुफरी चमत्कार, तो यह आलू की एक प्रजाति है। अगला क्वेश्चन है, भारत में केला उत्पादन में मुख्य राज्य कौन सा है? केला के उत्पादन में मुख्य राज्य कौन सा है? तो देखो, अभी 2020 का अगर हम लोग रिकॉर्ड देखेंगे तो 2020 में केला का प्रमुख उत्पादक राज्य बन गया है महाराष्ट्र, ठीक है। लेकिन इससे पहले तमिलनाडु था। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन में वैसे भी महाराष्ट्र नहीं है, तो आपका आंसर तमिलनाडु होगा, ठीक है। लेकिन याद रखना है कि महाराष्ट्र पहले स्थान पे आ गया है 2020 के प्रोडक्शन में। क्लियर? अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में से कौन सा है? सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है, जल्दी बताओ। तो सबसे बड़ा हिमनद है सियाचिन ग्लेशियर। सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? यह है सियाचिन। अगला क्वेश्चन है, मुर्मगांव पत्तन स्थित है। मुर्मगांव या मुर्मगांव भी कहीं कहीं लिखा रहेगा, मुर्मगांव या मुर्मगांव, ठीक है। ये कहाँ है? तो ये आप सभी को पता होगा, ये है गोवा में। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे महत्वपूर्ण मत्स्य उद्योग है। भारत में किस तरह के मत्स्य उद्योग सबसे महत्वपूर्ण है? ये है अपतट में, ठीक है। भारत में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मत्स्य उद्योग अपतट में है। अगला क्वेश्चन है, दो टेबल आपको दिया हुआ है और दोनों को मैच करना है। तो आप देख रहे हो, पहले टेबल में हीरा, संगमरमर, बालू और माणिक्य। दूसरे टेबल में है कैल्शियम, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम और कार्बन। किसमें किसका कंटेंट है ये आपको बताना है। तो किसमें किसका है? देखो, हीरा में होता है कार्बन, ठीक है, यानी हीरा जो है वो कार्बन का अपरूप है। क्लियर है? संगमरमर में क्या होता है? संगमरमर में होता है कैल्शियम। बालू में क्या होता है? बालू में होता है सिलिकॉन। और माणिक में क्या होता है? माणिक में होता है एल्यूमिनियम। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा डी। क्लियर है? आई होप कि आपको आता होगा ये। अगला क्वेश्चन है, बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई। बिहार में पहली चीनी मिल कहाँ स्थापित हुई थी? तो बिहार में पहली चीनी मिल बेतिया में स्थापित हुई थी। कहाँ हुई थी? बेतिया में। और ये सिर्फ बिहार का ही नहीं, शायद ये भारत का पहला चीनी मिल था कमर्शियल पर्पज से। अगला क्वेश्चन है, देश में कच्चे तांबे के उत्पादन में मध्य प्रदेश का क्या स्थान है? मध्य प्रदेश का स्थान किस चीज में? कच्चे तांबे के उत्पादन में। तो कच्चे तांबे के उत्पादन में मध्य प्रदेश का पहला स्थान है। कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। अगला क्वेश्चन है, बिहार का, अच्छा तांबे के उत्पादन से रिलेटेड थोड़ा सा आपको डाटा याद रखो, ठीक है। मध्य प्रदेश, ठीक है, इसके बाद राजस्थान और इसके बाद झारखंड। ये तीन ही ऐसे जगह हैं भारत में, तीन ही ऐसा स्टेट है जहां पे आपको तांबा मिल सकता है। तो ये चीज आपको याद रखना है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। तो 2000 ईस्वी से पहले का बात किया जा रहा है। 2000 ईस्वी से पहले बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना था? ये एक अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। तो बिहार का क्षेत्रफल 2000 ईस्वी से पहले कितना था? ये था लगभग 174 लाख किलोमीटर। कितना था? 174 लाख किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर, ठीक है। 174 लाख वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर। लेकिन अब कितना है? ये तो 2000 ईस्वी से पहले का था। अब कितना है? क्यों 2000 ईस्वी से पहले था? क्योंकि 2000 ईस्वी में झारखंड बिहार से अलग हो गया, ठीक है। तो अभी आपको अगर करंट पूछा जाए तो ये लगभग 99,200 किलोमीटर है, किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। 99,200 किलोमीटर स्क्वायर यह है बिहार का क्षेत्रफल। और अब जो झारखंड अलग हो गया है उसके बाद, ठीक है, 2000 के बाद कितना है? 99,200 किलोमीटर स्क्वायर। क्लियर है? ये आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। तो कैसे भंग किया जा सकता है किसी भी लोकसभा को उसके कार्यकाल के समाप्ति से पहले? एक बात तो आपको क्लियर है, राष्ट्रपति कर सकते हैं। लेकिन राष्ट्रपति कैसे करेंगे? अपने इच्छानुसार, मंत्रिपरिषद की सलाह पर या लोकसभा अध्यक्ष की सलाह पर। तो सही आंसर है राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, मंत्रिपरिषद के सलाह पर। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो।
तो लोकसभा इलेक्शन में जितने भी कैंडिडेट्स खड़े होते हैं उनको कुछ जमानत राशि जमा करना होता है, और ये अभी है 25,000, ठीक है। जनरल के लिए 25, जनरल ओबीसी के लिए 25,000 है, लेकिन एसटी एससी को इसमें कुछ छूट है, और वो है इनका हाफ यानी 12,500, ठीक है, 12,500 उनको जमा करना होता है। अब अगर कोई भी प्रत्याशी कितने वोट उनको ना मिले, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि अगर उनको 1/6 वोट नहीं आता है तो वो इस जमानत राशि को खो देते हैं और उनसे वो छीन जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो या तो राष्ट्रपति के प्रति या लोकसभा के प्रति। तो यहाँ आपका आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति के प्रति, क्योंकि लोकसभा तो दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो राष्ट्रपति के प्रति मंत्रिपरिषद दो तरह से उत्तरदायी होती है, एक सामूहिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से। व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति और सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति, ठीक है। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के प्रति। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। किस चीज पर आधारित है? जो प्रत्येक राज्य के लिए सीटें हैं वह किस हिसाब से आवंटित किए गए? तो वह है 1971 की जनगणना पर। किसकी जनगणना पर? 1971 की जनगणना पर ही अभी लोकसभा के जितने भी सीट होते हैं वो आवंटित हैं, और ये 2026 तक ऐसा ही चलेगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्याग पत्र देना चाहिए। अगर किसी भी राज्य के विधानसभा का अध्यक्ष अपने पद को त्यागना चाहता है तो वो किसको अपना लेटर किसको देगा? रिजाइन किसको करेगा? वो तो वो करेगा उपाध्यक्ष को, ठीक है। जब भी लोकसभा अध्यक्ष या विधानसभा अध्यक्ष रिजाइन देना चाहते हैं तो वो अपने उपाध्यक्ष को त्याग पत्र देते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? राज्यसभा को कौन भंग कर सकता है? जल्दी बताओ। तो राज्यसभा को कोई भी भंग नहीं कर सकता मेरे भाई, राज्यसभा को भंग कभी किया ही नहीं जा सकता है। तो आपका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का नेता कौन होता है? जनरली लोकसभा का नेता कौन होता है? तो लोकसभा का नेता जनरली प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। ये प्राय है, जनरली इन जनरल बात किया जा रहा है, पर लोकसभा का सदस्य न रहने पर कोई दूसरा व्यक्ति भी लोकसभा का नेता हो सकता है, लेकिन इन जनरल प्रधानमंत्री सही है। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है? किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना या विघटन जो भी करना हो, विधान परिषद का बात किया जा रहा है। आपको पता है हर एक राज्य में विधानसभा तो होगा ही, कंपलसरी है, पर विधान परिषद ऑप्शनल है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि विधानसभा को कैसे हम लोग क्रिएट कर सकते हैं या अबोलिश कर सकते हैं। तो किस तरह से कर सकते हैं? यह है संसद के द्वारा, ठीक है। संसद अपने विचार से अगर किसी राज्य में चाहिए तो वो क्रिएट करके दे सकती है और वहां का विधान परिषद खत्म भी कर सकती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान कौन प्रस्तुत करता है? तो ये करता है अनुच्छेद 170। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 170। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग का गठन कब हुआ? आसान सा क्वेश्चन है। योजना आयोग का गठन हुआ था 1950 में। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत ने सर्वाधिक प्रगति की है। किस चीज में? किस चीज के प्रोडक्शन में सर्वाधिक प्रगति हुई है? तो भारत में गेहूं के उत्पादन में सर्वाधिक जो प्रगति है वो हुई है स्वतंत्रता के बाद। अगला क्वेश्चन है, भारत में राज्य सरकारों के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। राज्य सरकारों के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? यह है बिक्री कर। राज्य सरकारों के लिए बिक्री कर जो है वह सबसे इंपॉर्टेंट स्रोत है आय के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का संकलन होता है। तो भारत में राष्ट्रीय आय का संकलन किसके द्वारा किया जाता है? आप सभी को पता है ये सीएसओ को द्वारा किया जाता है, यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। अगला क्वेश्चन, जिला नियोजन एवं विकास परिषद का प्रधान कौन होता है? जिला नियोजन एवं विकास परिषद का प्रधान कौन होता है? ये होता है जिला विकास पदाधिकारी। कौन होता है? जिला विकास पदाधिकारी। अगला क्वेश्चन है, समुद्र नीला प्रतीत होता है, क्यों? आपको समुद्र देखने में नीला क्यों लगता है? तो समुद्र नीला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के परिकिरणन के कारण। अगला क्वेश्चन है, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती, क्यों? तेज हवा वाली रात्रि में ओस क्यों नहीं बनती? क्यों? क्योंकि वाष्पीकरण के दर तेज हो जाने के कारण ओस नहीं बन पाती है। अगला क्वेश्चन है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है?
तो जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है पुष्प। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आर्कियोपेट्रिक्स है। आर्कियोपेट्रिक्स क्या है, जल्दी बताओ। आर्कियोपेट्रिक्स जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है। ठीक है, जुरासिक टाइम के सबसे पुराना पक्षी को आर्कियोपेट्रिक्स के रूप में जानते हैं। अगला क्वेश्चन है एस्प्रिन क्या है, जल्दी बताओ। तो एस्प्रिन एंटीपैरेटिक है। क्या है, एंटीपैरेटिक। अगला क्वेश्चन है अपमार्जक क्या है। देखो साइंस के आसान आसान सारे क्वेश्चंस हैं और एग्जाम में भी आपको साइंस से आसान ही क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे सेट में आपको हर तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे, इजी क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन सब। मैं बार बार बोलता हूँ, इसलिए आपको जो मिलता है आप उसको करते जाओ। तो अपमार्जक क्या है, यह एक शोधन अभिकर्ता है। ठीक है, प्यूरिफाइंग एजेंट है। अगला क्वेश्चन है बिहार के किस जिले में तराई मृदा पाई जाती है। बिहार के किस जिले में तराई मृदा पाई जाती है, जल्दी बताओ। तो देखो इन 4 डिस्ट्रिक्ट्स में से किशनगंज एरिया में तराई मृदा पाई जाती है। तराई मृदा क्या हुआ, पहाड़ के तराई क्षेत्र आपने सुना होगा। तराई क्षेत्र वो है जो पहाड़ के निचले क्षेत्र में, जहाँ पे ठीक है जो एरिया है वो थोड़ा बहुत ड्राई होता है। ठीक है, और वहां पे सूखापन रहता है। तो अब जो बिहार है, मान लो ये है बिहार। ठीक है, बिहार का जो ऊपरी हिस्सा है, इन पूरे क्षेत्रों में किस तरह की मिट्टी पाई जाएगी, एक लेयर होगा थोड़ा सा जिसमें तराई मिट्टी सब में आपको मिलेगा, कहीं ना कहीं आपको तराई मिट्टी मिलेगा। क्लियर है, तो जो भी ऊपर होगा नॉर्थ एरिया में वही डिस्ट्रिक्ट हो सकता है। इन चारों में से देखो, अगर आपको मैप पे अगर आइडिया हो तो किशनगंज ही यहाँ पे है। ठीक है, और रेस्ट जो भी है, पूर्णिया यहाँ पर है, मुंगेर इसी जगह, सब नीचे है, शिवहर यहाँ पे है। ठीक है, सब नीचे ही है, नॉर्थ एरिया में कोई नहीं लाया करता है। किशनगंज नॉर्थ ईस्ट में है। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा किशनगंज। अगला क्वेश्चन है कमला नदी किसकी प्रसिद्ध नदी है। किस जगह की सबसे प्रसिद्ध नदी है कमला नदी। तो यह है मिथिला की। मिथिला में 2 नदियों को बहुत पूजा जाता है, एक तो गंगा, आप जानते हो पूरे भारत में पूजनीय है, लेकिन कमला नदी जो है मिथिला में गंगा के बाद कमला नदी का ही पूजा होता है। अगला क्वेश्चन है जनसंख्या का लघु विभाजन वर्ष कहा जाता है। तो लघु विभाजन वर्ष 1951 और महाविभाजन वर्ष 1921। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है बिहार के उत्तरी पश्चिमी मैदान की प्रमुख फसल क्या है। बिहार के उत्तरी पश्चिमी मैदान की प्रमुख फसल आपको बताना है, तो वो क्या है, वो है चावल और गन्ना। उत्तरी पश्चिमी मैदान में अधिकतर आपको चावल और गन्ना मिलेगा। अगला क्वेश्चन है बिहार के आर्द्र पतझड़ वनों में कौन सा वृक्ष सर्वाधिक उगता है। तो बिहार में देखो दोनों तरह के हैं। ठीक है, इसमें से जो आर्द्र पतझड़ वन है उसमें से किस लकड़ी का आपको बहुत अधिक मात्रा देखने को मिलती है, तो वह है साल वृक्ष। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है बिहार के किस जिले में मैग्नेटाइट की खानें पाई जाती है। मैग्नेटाइट की खानें कहाँ पाई जाती है ये आपको बताना है। तो बिहार के गया जिले में आपको मैग्नेटाइट की खानें देखने को मिल सकती है। अगला क्वेश्चन है सोन बैराज परियोजना का निर्माण कहाँ किया गया है। सोन नदी पर है ये परियोजना, सोन बैराज नदी। आपको वही बताना है किस जगह पर यह किया गया है। तो किस नदी पर किया गया है, ये किया गया है डेहरी एनीकट के पास। कहाँ किया गया है, डेहरी एनीकट के पास सोन बैराज परियोजना का निर्माण किया गया है। अगला क्वेश्चन है किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ। तो किसके प्रयत्नों के कारण बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था, तो वो कौन है, वो है श्री दीपनारायण सिंह। कौन है, श्री दीपनारायण सिंह। अगला क्वेश्चन है बिहार में संजय गांधी मिनी स्टेडियम किस जिले में अवस्थित है। तो संजय गांधी स्टेडियम मिनी स्टेडियम ये किस जिले में अवस्थित है, तो यह है पटना में। किस जिले में अवस्थित है, पटना में अवस्थित है मिनी स्टेडियम, संजय गांधी मिनी स्टेडियम। अगला क्वेश्चन है राज्य में बुद्ध जयंती पर्व का आयोजन कब किया जाता है। बुद्ध जयंती बिहार में कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है बैसाख पूर्णिमा। ठीक है, बैसाख जो है, बैसाख का पूर्णिमा जो है वह बुद्ध से बहुत रिलेशन रखता है। ठीक है, उनका जन्म भी इसी दिन हुआ था। इसी दिन उनका जो आप बोलते हो ज्ञान की प्राप्ति वो भी इसी दिन हुआ था। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है उनके लाइफ में, और इनका जो देहांत हुआ था वो भी बैसाख पूर्णिमा में ही हुआ था। अगला क्वेश्चन है न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है। बिहार में न्यूनतम साक्षरता वाला जिला तो यह है पूर्णिया। ठीक है, बिहार में सबसे कम जो साक्षरता है वो कहाँ देखने को आपको मिलेगा, वो है पूर्णिया में। बिहार की साक्षरता दर कितनी है, यह है 61.8%। ठीक है,
कितनी है 61.8%। और पूर्णिया जिला जो है यहाँ पे सबसे कम यानी न्यूनतम साक्षरता है। यहाँ का साक्षरता दर जो है वो है 51.08%। और सर्वाधिक साक्षर जिला जो है बिहार का वो है रोहतास। कौन सा है? रोहतास, ये सर्वाधिक साक्षर जिला है। क्लियर है? यहाँ पे 73.37% साक्षरता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले को वर्मी कंपोस्ट का जिला भी माना जाता है? वर्मी कंपोस्ट का जिला यह है बेगूसराय। बिहार के बेगूसराय जिले को वर्मी कंपोस्ट का जिला कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, नानाजी देशमुख प्लांट फेनोमिक्स सेंटर, नानाजी देशमुख प्लांट फेनोमिक्स सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है, यानी किस जगह पर किया गया है? ये कौन सा जगह है? यह है दिल्ली। नानाजी देशमुख प्लांट फेनोमिक्स सेंटर, इसका उद्घाटन दिल्ली में किया गया है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, ENW का संबंध किससे है? क्या है? ENW, ठीक है, ENW, इसका संबंध क्या है? सॉरी, ENWR है, ENWR, इस तरह से इसको नहीं लिखा जाता है, ये लिखा जाता है ENWR, ठीक है। इसका संबंध किससे, यानी आप अगर फुल फॉर्म इसका जानते हो तो आप इसका संबंध किससे वो बता सकते हो। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक नेविगेशनल वेयरहाउस रिसिप्ट। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक नेविगेशनल वेयरहाउस रिसिप्ट, इसका ये फुल फॉर्म होता है। तो इसका संबंध किससे हो जाएगा? ये हो जाएगा कृषि बाजार तथा विपणन से। किससे हो जाएगा? कृषि बाजार और विपणन से इसका संबंध है। अगला क्वेश्चन है, 19वें वार्षिक एशियन अचीवर्स अवार्ड के तहत किसे इंटरनेशनल बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? 19वें वार्षिक एशियन अचीवर्स अवार्ड, ठीक है, आपको ध्यान देना है किसका पूछा जा रहा है। यहाँ पे पूछा जा रहा है एशियन अचीवर अवार्ड्स के तहत किसको मिला है? ये मिला है विपुल वडेरा को। किसको मिला है? विपुल वडेरा को मिला है इंटरनेशनल बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय विस्फोटक से बचाव के लिए किस देश के वैज्ञानिकों ने एक घड़ी का निर्माण किया है? तो कौन सा देश है वो देश है रूस, जहां के वैज्ञानिकों ने नाभिकीय विस्फोटक से बचने के लिए एक घड़ी का निर्माण किया है। अगला क्वेश्चन है, IUCN ने किस प्राणी प्रजाति को संकटग्रस्त सूची से बाहर कर दिया? यानी पहले ये संकटग्रस्त सूची में था लेकिन अब IUCN ने इसको बाहर कर दिया है। वो कौन सा है? वो है स्नो लियोपार्ड। कौन सा प्राणी है वो प्राणी है स्नो लियोपार्ड। अच्छा, यहां से IUCN का फुल फॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्या हुआ? ये हुआ इंटरनेशनल, ठीक है, यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये हुआ IUCN का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन है, देश के किस राज्य में शहीद ग्राम योजना की शुरुआत की गई है? शहीद ग्राम योजना, इसकी शुरुआत किस राज्य में हुई है? आपको ये बताना है। तो ये है झारखंड का एक योजना। किस राज्य का है? झारखंड का एक योजना है। अगला क्वेश्चन है, विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 15 जुलाई को, ठीक है। विश्व युवा कौशल दिवस प्रत्येक वर्ष 15 जुलाई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, द मैन हु बिकेम खली किसकी रचना है? द मैन हु बिकम खली, यह किसकी रचना है? यह है दिलीप सिंह राणा का, ठीक है। और खली का जो वास्तविक नाम है वो भी दिलीप सिंह राणा ही है। अगला क्वेश्चन है, एशियन कुश्ती चैंपियनशिप 2019 का आयोजन कहाँ किया गया? एशियन कुश्ती चैंपियनशिप 2019, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? इसका आयोजन हुआ था चीन में। अगला क्वेश्चन है, मुख्य न्यायाधीश S.A. बोबडे देश के कौन से न्यायाधीश हैं? यानी कितनवे न्यायाधीश हैं S.A. बोबडे? ये हैं 47। क्लियर है? इससे पहले कौन थे? ये थे रंजन गोगोई। कौन थे? रंजन गोगोई, ये थे इससे पहले जो 46वें मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है। तो ओके गाइस, तो ये था आज का आपका टॉप 100 क्वेश्चंस जो आपके सेट में है, ठीक है। सेट देखो इजी भी आते हैं, टफ भी आते हैं, आप लगातार लगे रहो, मैं हर तरह के क्वेश्चंस को आपके लिए लाने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। कोई सेट इजी भी होगा, कोई टफ भी होगा, लेकिन आपको डटे रहना है। चलिए कल फिर से मिलते हैं अगले सेट में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।